हेलो स्टूडेंट्स। इस सेशन में जैसा किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट भी किया था, मेरी कोशिश होगी कि मैं काइनेमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं उसको थोड़ा सा एक क्विक रिकैप ले लूँ, थोड़ा रिवाइज करवा दूँ, और उसके साथ कुछ पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं मेंस में या एडवांस में, है ना, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को भी मैं साथ साथ में डिस्कस करूँ। जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल एलिमेंट वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि हर लेक्चर में बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस होंगी जो कि मैं 100% कंप्लीट नहीं करूँगा, एक पार्ट पे लाके छोड़ूंगा और आगे का काम आपको करना है। तो वो क्वेश्चंस आपके लिए हैं ताकि आप उसको पूरा करें, सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को शेयर करें। शेयर करेंगे, यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग बेनिफिटेड इन मेनी वेज एज आई अनाउंस्ड अर्लियर। तो इसमें अभी हम लोग काइनेमेटिक्स रिवाइज करने वाले हैं, उसके बेसिक्स देखने वाले हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स। वी सॉ इन सम ऑफ द लेक्चर्स कि जो ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, दैट वाज इमेंसली यूजफुल in many ways, but at the same time we also have the component approach, right? तो उस पे भी आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक्स में हम करते क्या हैं, इस चैप्टर को हम लोग रेस्ट एंड मोशन भी बोलते हैं। सो व्हाट ऑल वी डू, और काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस क्या है। तो आप कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स इज ऑल अबाउट लोकेटिंग अ पार्टिकल, पॉइंट साइज्ड बॉडी, उसको लोकेट करना ही हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है ना। और उसको लोकेट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ नए टर्म्स डिफाइन करने पड़ेंगे और उन सबको यूज करते हुए इवेंचुअली विल बी एबल टू डू दैट। अब लोकेट करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है ना, वो क्या है? तो वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। जैसे आप मान लीजिए कि किसी से आपने पूछा कि भाई वो कहाँ रहता है ना, और उसने बताया कि भाई मैं मालवीय नगर रहता हूँ, राइट। अब आपने मालवीय नगर सुना, बट क्या ये सफिशियंट है? मालवीय नगर दिल्ली का भी हो सकता है, मालवीय नगर जयपुर का भी हो सकता है, मालवीय नगर कहीं और का भी हो सकता है। अब उस मालवीय नगर में फिर हाउस नंबर चाहिए, स्ट्रीट नेम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, उस बंदे की घर को लोकेट करने के लिए आपको चाहिए होती है। तो उसी तरीके से किसी पॉइंट साइज बॉडी के लिए, पार्टिकल के लिए को उसको लोकेट करने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो इट इज अ सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिंपलेस्ट केस में आप सोचिए कि एक स्ट्रेट लाइन है। इमेजिन कीजिए कि ऐसी दुनिया होती जो कि पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन पे होती, एक ओरिजिन होता, ठीक है, उसके लेफ्ट में राइट में हम प्लस माइनस से कोऑर्डिनेट्स को डिस्टिंग्विश करते, राइट। मतलब कोई चीज़ राइट में है 2 किलोमीटर पे तो उसको हमने +2 किलोमीटर बोला, कोई लेफ्ट में है तो उसको -2 किलोमीटर बोला, और इस तरीके से हमने पोजिशंस बता दी। तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो उसके बाद अगला केस बनता है। इमेजिन कीजिए कि किसी फ्लोर पे एक चींटी रेंग रही है, घूम रही है, तो उसका जो मोशन है वो कैसा है? वो मोशन इन 2 डायमेंशन है ना। वहां पर यदि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर लें और उसमें एक पार्टिकल को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लोकेट कर दें तो काम हो जाएगा। और तीसरा केस है जिसमें मान लीजिए कोई मॉस्किटो है जो कि किसी रूम में घूम रहा है, तो वहां पर 2 एक्सिस से काम नहीं होने वाला है, वहां पर आपको XYZ तीनों एक्सिस लेनी पड़ेंगी, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको कहते हैं, उसके तीनों एक्सिस लेने पड़ेंगे। सिंप्लिसिटी के लिए फिलहाल हम लोग इस बोर्ड के प्लेन को, यानी कि ये जो सामने प्लेन दिख रहा है, इसी को हम लोग मानेंगे कि सब कुछ, सारा मोशन इसी में रेस्ट्रिक्टेड है। 2D मोशन की बात करेंगे, जरूरत पड़ने पे 1D की भी बात करेंगे, राइट। तो उस 2D मोशन के सिचुएशन में यदि हमने एक्सिस डिफाइन कर दी कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और वैसे में किसी पार्टिकल की पोजीशन को, कोई पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, राइट, तो उसकी जो पोजीशन बनती है, ये पोजीशन हो गई r। और यदि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, तो पोजीशन बताने के लिए x और y काफ़ी है, लेकिन पोजीशन के साथ एक और चीज़ है, वो भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सिर्फ पोजीशन बताने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। पोजीशन के साथ जो चीज़ मैंने बोली नहीं बट वो अंडरस्टूड है, वो क्या है कि किस टाइम पे है,
वो पार्टिकल आप सिर्फ बोल देंगे कि यहां पर है, बट यहां पर कब? तो टाइम इज एसेंशियली अ वेरी मच पार्ट ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, बगैर उसके चीजें अधूरी रहेंगी। तो along with the position coordinates the time is also part of the reference frame। तो यहां पर इस पार्टिकल की पोजीशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे मान लीजिए कि एक्स वाई है, तो हमने या तो हम कोऑर्डिनेट बताकर उसकी पोजीशन बता दें, या हम पोजीशन वेक्टर के तौर पे आर से डिनोट करते हुए हम इसको लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। और यही यदि 3D सिस्टम होता तो हम यहां पे प्लस जेड के भी बोलते। तो ये पोजीशन वेक्टर है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इस पोजीशन वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो कुछ नहीं बल्कि एक्स कोऑर्डिनेट ही एक्स कंपोनेंट है, और वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट वाई कंपोनेंट है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ही आज रखूंगा चीज़ों को, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिकैप। और इस रिकैप में अब थोड़ा सा स्पीड लेते हुए अब सोचेंगे कि यही पार्टिकल मान लीजिए कि मूव करता करता किसी दूसरे पॉइंट पे आ गया, ठीक है, और उस दूसरे पॉइंट पे उसकी जो पोजीशन बनती है वो ये बनती है, इसको मैं आर डैश बोल देता हूँ। तो ये पार्टिकल एक पोजीशन से, यानी कि पहले जहां पर था, सपोज पहले ए पे था और अब वो बी पे आ गया, तो इट हैज अंडरगोन अ डिस्प्लेसमेंट, पाथ चाहे जो भी रहा हो। यदि डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो दैट डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली दिस, ए से बी तक का जो स्ट्रेट पार्ट है, पाथ है, वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा आर से भी डिनोट कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसको एस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। अब यहां पे डेल्टा एक्स क्या है, तो जैसे यहां का कोऑर्डिनेट एक्स वाई था, यहां का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश है। तो डेल्टा एक्स इज एक्स डैश माइनस एक्स एंड डेल्टा वाई इज वाई डैश माइनस वाई। बहुत बेसिक सी चीज है। आप ऐसा समझिए, यदि इस डायग्राम को देखेंगे और ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर आप जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आर प्लस एस इज आर डैश, आर प्लस एस इज आर डैश। सो एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज आर डैश माइनस आर। अब आर डैश को आप लिख दीजिए एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे, और आर को आप लिखिए एक्स आई प्लस वाई जे। तो आप देखेंगे कि वो बन जाएगा डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। और यदि यही डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी टाइम में हुआ है, राइट, तो जो एवरेज वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं इसके बाद, दैट एवरेज वेलोसिटी इज एस अपॉन टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो होगा उसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, अभी चलिए पहले वही लिख देता हूं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे। और ये है आपका एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। ऊपर मैंने देखिए एक बार टाइप की एक छोटी सी लाइन ड्रॉ की है, ये वेक्टर साइन नहीं है, ये जस्ट ये बताता है कि एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, और ये एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है। तो दिस बार सिग्निफाइज दैट एवरेज थिंग। सो एक्स कंपोनेंट आई कैप एंड दिस इज वी वाई बार जे कैप। ये है एवरेज वेलोसिटी, राइट। अब एवरेज वेलोसिटी के बाद आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डी आर अपॉन डी टी। इस एस को जैसा मैंने बताया था ना कि डेल्टा आर भी बोल सकते हैं, तो ये क्या है डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी इज सिंपली लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। कैलकुलस की भाषा में हम इसे डी आर अपॉन डी टी कहेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस डी आर अपॉन डी टी is going to be in simple language dx upon dt I cap plus dy upon dt j cap। dx upon dt को हम लोग बोलेंगे vx इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और dy upon dt को बोलेंगे vy इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो ये है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
यदि जेड कंपोनेंट भी होता तो प्लस वी जेड के भी आ जाता। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ध्यान रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एवरेज स्पीड नहीं बोलेंगे। एवरेज स्पीड इज समथिंग एल्स। व्हाट इज एवरेज स्पीड? सो एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करेगा, जबकि एवरेज वेलोसिटी में हमने एक्चुअल पाथ की बात ही नहीं की, हमने तो डिस्प्लेसमेंट की बात की है, शॉर्टेस्ट पाथ की बात की है। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने बताया यहां पर। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसको हम लोग स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकते हैं, कह सकते क्या है, कहते हैं। सो दिस इज v एंड दैट इज इक्वल टू रूट ओवर वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। आई थिंक यहां तक तो कोई चैलेंज नहीं है। तो अभी तक के डिस्कशन में हमने क्या रिवाइज किया? पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचते हैं एक्सेलरेशन पे। पहले एवरेज एक्सेलरेशन। सो average acceleration is what? Rate of change of velocity. Average acceleration is that average rate. So it is change in velocity upon time. And instantaneous acceleration या simply acceleration, यदि कहीं पे सिर्फ acceleration वर्ड बोला जाता है तो वो instantaneous acceleration ही मीन करता है। तो instantaneous acceleration इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इसी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का यदि लिमिट ले लिया जाए, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो वो बन जाता है डी वी अपॉन डी टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, पहले v के ही कंपोनेंट में बात कर लेता हूं मैं। तो ये बन जाएगा आपका डी वी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे, राइट। और यदि जेड भी होता तो डी वी जेड अपॉन डी टी के। और इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यदि कोई पार्टिकल किसी पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और उस पाथ के हर पॉइंट का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उनके बीच में यदि हमें एक रिलेशन मिलता है, हम उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में वो डिफरेंट पाथ्स आएंगी। तो ये बेसिक्स हैं, और इन बेसिक्स में हमने डेफिनेशन देख ली है। अब यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो मोशन कहलाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। If a is constant, it is uniformly accelerated motion. इसका मतलब क्या हुआ? A is constant, A is not changing. तो जब A constant रहेगा तो वैसे केस में जो हमारे पॉपुलर इक्वेशंस हैं इजिली डिराइव भी हो जाते हैं। क्या है? V इक्वल्स U प्लस ए टी। ठीक है। अब इसी को यदि हम चाहें कंपोनेंट फॉर्म में लिखना, तो इसके दो कंपोनेंट फॉर्म में एक्स और वाई के फॉर्म में यदि लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? वी एक्स इक्वल्स यू एक्स प्लस एक्स टी और वी वाई इक्वल्स यू वाई प्लस ए वाई टी। सिमिलरली एक जो और इक्वेशन है पॉपुलर वाली, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यदि इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो एक्स कंपोनेंट वाला क्या बन जाएगा? डेल्टा एक्स इक्वल्स यू एक्स टी प्लस हाफ
ax t square and delta y equals uyt plus half ay t square। बहुत ही बेसिक रिजल्ट्स हैं और एक आप देखेंगे काफ़ी सिमेट्री सी है ना जो एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन को लिखना इतना मुश्किल होता नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इक्वेशन। जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो रही है जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहां के लिए ये दो है। और एक तीसरा भी बनता है, वो तीसरा क्या बनता है? तो वो है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस। और इसको कंपोनेंट फॉर्म में यदि हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा? वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax डेल्टा एक्स। और यहां पे क्या बन जाएगा? वी वाई स्क्वायर इक्वल्स यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा वाई। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो बेसिकली तीन ही क्वेश्चंस थी, लेकिन कंपोनेंट में जब हमने उसको चेंज किया तो हमारे पास टोटल 6 इक्वेशंस हैं, एक्स के लिए 3 और वाई के लिए 3। अब जो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें इन्हीं इक्वेशंस को हमें यूज करना होता है। कैसे यूज करते हैं, प्रोजेक्टाइल में कैसे यूज करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी में कैसे करेंगे, ओके थोड़ा सा वो भी हम लोग थ्योरी समझ लेते हैं। आप पहले से भी थोड़ा सा तो जानते ही हैं, वापस रिवीजन भी हो जाएगा। तो यदि मैं सपोज प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा एक्सिलरेशन जो है कांस्टेंट है और वो क्या है? वो जी है, जिसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस जी जे कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल, वाई यानी कि वर्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी यदि आपकी u है और ये एंगल थीटा है तो आप देख सकते हैं कि इसका जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कैसा होगा। तो वी कैन जस्ट शो इट लाइक दिस। ये हमारा इसका y कंपोनेंट है और ये हमारा x कंपोनेंट है। तो ये जो x कंपोनेंट है कितना हो गया? उसको यदि मैं ux बोलूं तो इट इज u cos थीटा एंड uy इज u sin थीटा। ax आप देख सकते हैं यहां पर 0 है और ay जो है वो माइनस जी है। तो बेसिक इक्वेशंस तो आप जान चुके हैं, है ना, 3x की और 3y की। हालांकि जो वो 3x की थी बेसिकली वो रिड्यूस होकर एक ही रह जाएंगी, क्योंकि दो इक्वेशंस में जहां पर ax आता था वो ax 0 हो जाता है, राइट। तो vx इक्वल्स ux, काम की बस ये चीज है, और डेल्टा x इक्वल्स ux t। velocity along x is not changing, so delta x जो होगा वो हो जाएगा ux इंटू टी। और इस डेल्टा x को हम x बोल सकते हैं यदि हम लोग इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन पे लेते हैं, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल आपको मालूम है कि एक पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ आगे जाता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। इसको यदि मैं P बोलूं, इसको O बोलूं और यहां पर इसको Q बोलूं, P से जो हाइट मिलती है अबव द पॉइंट लेवल ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन उसको यदि मैं H बोलूं, O से Q तक का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको TOQ बोलूं, ठीक है। और रेंज O से Q तक का जो डेल्टा एक्स है उसको मैं रेंज बोलूं। तो ये तीन पॉपुलर रिजल्ट्स हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हाइट क्या है और आर क्या है। तो वो जो 6 इक्वेशंस थी ना, जो एक तरीके से अब 4 हैं क्योंकि एक्स में हमारे पास एक ही है काम की, वाई के तीनों हैं, तो वो जो 6 इक्वेशंस हैं उन्हीं इक्वेशंस को हमें यूज करना है। अब सोचिए यदि हमें एच निकालना है, कंपोनेंट मेथड की बात हो रही है, राइट। एच निकालना है तो एच है क्या? एच तो डेल्टा वाई है, डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट है। ओ से पी तक के डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट है। अब पी पॉइंट की खास बात क्या है? तो पी पॉइंट की खास बात यह है कि पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है यदि हम उसकी डायरेक्शन देखेंगे वीपी, वो हॉरिजॉन्टल है क्योंकि वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंट।
तो चूंकि वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग है, पी पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी पॉइंट पे y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 0। हमारे पास एक इक्वेशन था, याद कीजिए कौन सी इक्वेशन थी। हमारे पास इक्वेशन थी वी वाई स्क्वेयर इक्वल्स यू वाई स्क्वेयर प्लस 2ay डेल्टा वाई। तो यदि हम O से P तक की बात करें, है ना, तो उस O से P तक के मोशन के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई इज 0, यू वाई इज u sin theta, so u sin theta square plus 2ay is minus g and delta y is h। तो यहां से आपका h आ गया u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। इजी है। वैसे ही यदि हम O से Q तक के मोशन के लिए, अब सोचिए जरा, O से Q तक में ऐसी क्या चीज है जो हमें मालूम है। जैसे O से P तक की मोशन थी, हमें क्या मालूम था उसमें, जो हम मतलब इक्वेशंस के बियॉन्ड क्या मालूम था। तो इक्वेशंस के बियॉन्ड मालूम था कि P पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। तो इसका हमने फायदा उठाया और ये डिसाइड कर लिया कि कौन से इक्वेशन में हम उस फैक्ट को यूज करेंगे तो हमें हाइट मिलने वाली है। तो वैसे ही O से Q तक का जो मोशन है, इसमें क्या खास बात है। तो एक खास बात जो साफ साफ दिख रही है कि O से Q तक का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, यानी इस डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, चूंकि वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, हम कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, हमारे हित में रहेगा डेल्टा वाई इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो यदि हम O से Q तक के मोशन के लिए, है ना, O से Q तक के मोशन के लिए, O से Q तक के मोशन के लिए यदि हम लोग यूज करते हैं डेल्टा वाई इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, तो डेल्टा वाई बिकम्स 0, यू वाई आपको मालूम है, टी निकालना है, ए वाई माइनस जी है, टी स्क्वेयर। अब ऑब्वियसली डेल्टा वाई 0 तो हम तब भी कह सकते थे ना जबकि ये जस्ट चलना शुरू किया था, मतलब शुरुआत में जब हुआ था उसमें तो 0 ही था, टी इक्वल 0 पे। तो आप देखेंगे कि इसमें टी स्क्वायर आ रहा है तो टी की दो वैल्यूज आएंगी, एक टी इक्वल 0 आएगा, बट वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए O से Q तक का, और वो तो 0 नहीं है। तो हम इक्वेशन को टी से डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात। जब भी हम किसी इक्वेशन को किसी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि वो जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं वो 0 नहीं है, नहीं तो डिवाइड करना बेकार है, गलत है, मीनिंगलेस है। तो यहां पर हम टी से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि जिस टी की बात हम कर रहे हैं वो 0 नहीं है। तो टी से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि ये टी खत्म हो गया और यहां पे एक टी कम हो गया, तो आपके पास आ गया 0 इक्वल्स यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2, और यहां से आपको टी की वैल्यू आ गई टी ओ क्यू इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट है, ये हाइट का रिजल्ट है, और रेंज के लिए बहुत बेसिक सी चीज है, क्या करना है, डेल्टा एक्स इक्वल्स यू एक्स टी। तो टी मालूम है, O से Q तक का टी मालूम है, इसमें यदि हम यू एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेंज मिल जाएगा। तो फाइनली ये जो रेंज है वो कितना आ जाता है, तो ये रेंज आ जाता है, जिसको मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके से यदि समझें और याद रखें तो और अच्छा है। किस तरीके से, R इक्वल्स टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी। क्योंकि देखिए इसमें 2uy अपॉन जी यही टाइम था ना, एंड इंटू यू एक्स। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। यहां पर भी ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट था, है ना, इसको भी हम लोग लिख सकते थे 2uy बाई जी। जो h था उसको लिख सकते थे uy स्क्वायर अपॉन 2g। दैट हेल्प्स, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यू रियलाइज कि आपको ये कैसे हेल्प करता है। और एक और काम की चीज है यहां पर जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए हमें अगले पेज पे मैं चलता हूं,
इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो देखिए, यदि डेल्टा वाई को मैं वाई लिखता हूं क्योंकि इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट इज 0, तो वाई इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एक्स इक्वल्स यू एक्स टी। एक्स तो चूंकि 0 था तो इसलिए मैंने उस टर्म को लिखा ही नहीं। तो यहां से t की वैल्यू निकाल के वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो t की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? t विल बी इक्वल टू x अपॉन यू एक्स। और इसी t को हम यहां डाल देंगे, यहां डाल देंगे, तो y बन जाता है आपका x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आज का जो काइनेमेटिक्स का रिवीजन होगा, आई एम श्योर कि ये 100% पॉसिबल नहीं है कि हम सब कुछ आज कवर कर लेंगे, बट थ्योरी कम से कम काफ़ी हद तक, बेसिक थ्योरी जो है वो उसका रिकैप हो जाएगा, और कंपोनेंट फॉर्म में हम करते क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल जो हमने थ्योरी कवर की वो आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की थी। अब यही हम लोग मान लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, तो क्या होता है, लेट्स सी। पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी को फिर से एक बार थोड़ा सा समझें। बहुत बेसिक सी चीज़ है। वाई एक्स 1.1 है और 1.2 है। 1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, 2 का पोजीशन वेक्टर r2 है। और यदि हम 2 का पोजीशन वेक्टर 1 के रेस्पेक्ट में देखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो वो ये है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस पोजीशन वेक्टर को, इसको लिख सकते हैं r21, ठीक है ना। सो यू कैन सी r21 है क्या? ये तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। और यदि आप ट्रायंगल रूल समझते हैं तो आप देखिएगा कि r1 प्लस r21 इज r2, r1 प्लस r21 इज r2। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1? इट इज r2 माइनस r1। इसी को डिफरेंशिएट कर दें, v21 वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज v2 माइनस v1, ठीक है ना। v21 इज v2 माइनस v1। और यदि हम v2 की वैल्यू यहां से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, v2 इज v21 प्लस v1। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। इसी को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना हो तो जैसे ये v2 को हम लोग लिख सकते हैं v2x, v21 का x कंपोनेंट को लिख सकते हैं v21x, v1 के x कंपोनेंट को लिख सकते हैं v1x, और इसी तरीके से इसके y कंपोनेंट को लिख सकते हैं v2y, और ये बन जाएगा v21y प्लस v1y। तो सेम इक्वेशंस थी वेक्टर फॉर्म में, उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब इस कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के बाद इसका यूज कहां पर है? तो जो रिवर बोट केस हमने की थी, आपको याद होगा, उस रिवर बोट केस में यदि हम वापिस हम जाएं किसमें? रिवर बोट केस में। तो उसमें क्या था कि नदी में पानी यूं बह रहा है जिसकी वेलोसिटी हमने वी मान ली थी, राइट। हमने मान लिया ये वाई एक्सिस है और नदी के फ्लो के डायरेक्शन में जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। और यहां पर जो बोट की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में है उसको हम बोल देते हैं वी बी आर। तो ऑब्वियसली ये जो वी आर था, वी आर प्लस वी बी आर है ना, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वी बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बोट, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि नदी के बाहर ग्राउंड पे कोई बैठ के देख रहा है, उसको जो वेलोसिटी दिख रही है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट, एंड दैट इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर। इसी को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाए तो वी बी एक्स इक्वल्स वी बी आर एक्स
प्लस वी आर एक्स। अब यहाँ पर ये एक्स कंपोनेंट होगा कितना, तो मान लें कि हमारा ये जो एंगल है वी आर और वी बी आर के बीच में यदि वो थीटा है, तो आप देखेंगे कि वी बी आर का जो एक्स कंपोनेंट है वो हो गया वी बी आर कॉस थीटा, और वी आर का एक्स कंपोनेंट चूंकि वी आर है ही एक्स एक्सिस को लॉन्ग, तो वो वी आर रह गया। एंड सिमिलरली वी बी वाई जो है वो हो गया वी बी आर साइन थीटा प्लस जीरो, क्योंकि वी आर एक्स एक्सिस को लॉन्ग है, इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बेसिक इक्वेशंस हैं। अब इसी से सब कुछ हो जाएगा। अब इसको यदि मैं नदी की चौड़ाई को यदि मैं W मान लूं, ठीक है, मतलब इसका जरूरत पड़ेगा कितना टाइम लगेगा बोट को नीचे से ऊपर जाने में, ये सब करने में। तो देखिए y डायरेक्शन में यदि हमें मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहे जैसे भी हो, उसका y कंपोनेंट तो W ही होगा ना। बोट यहां से चले और यहां से चल के मान लीजिए कि वो यहां पहुंचे, राइट, इसके पैरेलल मैंने ले ली, मान लीजिए वो यहां पहुंच रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जो y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो तो W ही है। तो यदि मैं इसी इक्वेशन को यूज करूं, ठीक है, वी बी वाई इंटू टी, क्या मैं W नहीं लिख सकता हूं, वेलोसिटी का y कंपोनेंट इंटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट। तो यहां से t कितना आ गया, t कम्स आउट W अपॉन वी बी वाई, और वी बी वाई है क्या, तो वी बी आर साइन थीटा। यानी कि चाहे वी आर जो हो जाए, वी आर जो हो जाए, जो टाइम लगेगा बोट को क्रॉस करने में उसमें वी आर का रोल नहीं है, उसमें वी बी आर का रोल है और थीटा का रोल है। अब आपसे यदि पूछा जाए कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोट कहां पहुंच रहा है, लेकिन बहुत पहले पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, तो मिनिमम टाइम क्या चाहिए होगा, व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है, टाइम मैटर करता है। तो मिनिमम टाइम, अब देखिए इस एक्सप्रेशन में W और VBR तो कांस्टेंट है, वैरी क्या कर सकता है, मतलब जो बोट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर फ्लो, तो साइन थीटा चेंज कर सकता है। अब टी को यदि मिनिमम करना है तो साइन थीटा को मैक्सिमम करना है, तो टी मिनिमम क्या हो गया, तो टी मिनिमम हो गया W अपॉन VBR। इन जनरल आपसे पूछा जाए कि भाई ड्रिफ्ट यानी कि नदी के बहाव के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना है, डेल्टा एक्स कितना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बोट यहां से ए से चल के बी पे पहुंचता है, तो उस केस में यही ड्रिफ्ट है, जो एक्स कंपोनेंट है ना, इसी को ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ड्रिफ्ट इज डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स क्या होगा भाई, वी बी एक्स इंटू टी, ऑब्वियस है। डेल्टा वाई यदि वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को टी से मल्टीप्लाई करके मिला था, तो डेल्टा एक्स कैसे मिलने वाला है, तो डेल्टा एक्स ड्रिफ्ट जो है दैट इज इक्वल टू वी बी एक्स इंटू टी। और ये वी बी एक्स कितना है, तो वी बी एक्स है वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर। और टाइम कितना है, टाइम है आपका W अपॉन वी बी आर साइन थीटा। तो आपको ड्रिफ्ट मिल गया। अब यहां पर देखिए ड्रिफ्ट को यदि हमें जीरो करना है, मतलब हम बिल्कुल यूं जाना चाहते हैं, ड्रिफ्ट को जीरो करना चाहते हैं, तो ड्रिफ्ट को जीरो करने का मतलब क्या हुआ, यदि ये ड्रिफ्ट है आपका, इफ दिस इज ड्रिफ्ट, तो इसको जीरो करने का मतलब क्या हुआ कि आप टाइम को जीरो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, वो तो नहीं होने वाला है, जीरो यही हो सकता है। तो ड्रिफ्ट जीरो होने का मतलब है ड्रिफ्ट इक्वल जीरो इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल्स माइनस वी आर अपॉन वी बी आर, ठीक है ना, इजिली निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज हमने पिछली बार डिस्कस की थी, याद कीजिएगा, जब हम लोगों ने ट्रायंगल रूल या वेक्टर रूल ऑफ ज्योमेट्रिकल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से किया था, तो उसमें था कि यदि वी बी आर छोटा हो जाए वी आर से और ये वैल्यू कुछ -2 -3 हो जाए, तो कॉस थीटा तो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो वैसे केस में जीरो ड्रिफ्ट नहीं हो सकता है। तो जब जीरो ड्रिफ्ट नहीं हो सकता है, तो मिनिमम ड्रिफ्ट जो होगा उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए थीटा कुछ और आ गया था, याद कीजिए। उसमें क्या था, उस केस में जब वी बी आर छोटा हो जाता है वी आर से, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है माइनस वी बी आर अपॉन वी आर। बट वो आता कैसे कंडीशन, बहुत तरीके हैं। एक तरीका हम लोग सीख चुके हैं,
यहां पर वो तरीका ये हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलस लगानी पड़ेगी। आप इस ड्रिफ्ट के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और वहां से फिर आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना? आई होप यू गॉट इट। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, थ्योरी है, रिकैप कर रहा हूँ। और एक रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस पहले मैं मेंस के लूंगा। ठीक है, देखता हूँ हाउ मच टाइम इज देयर, ओके, एज पर द कंडीशंस इम्पोज्ड हियर, और उसके हिसाब से फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आज पूरा नहीं हो पाएगा तो वी विल कंटिन्यू, ओके, इन सम अदर क्लास विद दिस। तो फिलहाल रिवर बोट में तो खैर ये सही था। अब इसके बाद एक केस बनता है रेन मैन केस। बहुत ही बेसिक सी केस चीज़ होती है कि यदि बारिश की मतलब रेन ड्रॉप जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, आदमी कुछ ऐसा जा रहा है, तो इसको वेलोसिटी ऑफ मैन यदि मैं बोल दूं और इसको वेलोसिटी ऑफ रेन बोल दूं, सो इस रनिंग मैन को हाउ एग्जैक्टली द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी मूविंग। तो यदि हम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन देखेंगे तो ये हो जाता है वेलोसिटी ऑफ आर माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। नाउ दिस इज वी आर। यहां पे आप देखेंगे, अब यदि ये वी आर है, इसमें ऐड क्या करना है, माइनस वी एम। अब वी एम तो उधर की तरफ है, तो माइनस वी एम क्या होगा, माइनस वी एम होगा कुछ ऐसा, ये है माइनस वी एम। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा दिस इज वी आर एम। ठीक है, यहां पे भी हम लोग एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के टर्म्स में बात कर सकते हैं। यानी कि यदि हम इधर का वाई कंपोनेंट लेंगे तो उधर का भी होगा वी आर वाई, वी एम वाई, और सिमिलरली वी आर एम एक्स, वी आर एक्स माइनस वी एम एक्स, कंपोनेंट फॉर्म में इक्वेशन लिखकर। और इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चंस काफी सारी पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इसी सिचुएशन की बात करें, वी आर हमें ये दिया होता, जो यहां पर दिख रहा है ये वी आर था। तो ये जो वी आर है, सपोज इसकी वैल्यू दे दी जाती है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड, लेट्स एज्यूम, और आदमी की वेलोसिटी हमें नहीं मालूम है, और ये लेकिन मालूम है कि ये जो वी आर का डायरेक्शन है वो कुछ यहां पर सपोज 30 डिग्री एंगल पे है। मतलब रेन ड्रॉप्स जो आ रही हैं वो कुछ ऐसे आ रही हैं। ठीक है ना, ये एंगल 30 डिग्री है, राइट, और ये आपका वी आर है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाउ शुड द मैन रन एंड विथ व्हाट वेलोसिटी, ठीक है, इन विच डायरेक्शन एंड ऑफ व्हाट स्पीड, सो दैट की रेन ड्रॉप्स अपीयर टू द रनिंग मैन फॉलिंग वर्टिकली। यानी कि उस दौड़ते हुए आदमी के लिए बारिश की बूंदें वर्टिकल गिरती हुई दिखें, जो कि एक्चुअली नॉर्मली है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रेन ड्रॉप्स आ रही हैं ऐसे आ रही हैं, 30 डिग्री पे आ रही हैं, लेकिन उस दौड़ते हुए आदमी को वर्टिकली दिखे। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसा मतलब थोड़ा सा सोचा जाए कि ऐसा आदमी चाहेगा क्यों? तो मान लीजिए कि हमें अम्ब्रेला को यूं रखना है, वर्टिकली ऐसा रखना है, और हम चाहते हैं कि रेन ड्रॉप से प्रोटेक्टेड रहें, और ऐसे भी रखें, मतलब आड़े तिरछे नहीं करें अम्ब्रेला को, बिल्कुल ऐसे रखें, वर्टिकल रखें। तो उस केस में यदि हम कुछ ऐसी वेलोसिटी से दौड़े कि हमारे रिस्पेक्ट में रेन जो है वो वर्टिकल हो जाए, ठीक है, तो वैसे केस में इस डायग्राम से देखिए कि यदि ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू मैन वो ऐसा हो जाए, यानी कि वी आर एम ऐसा हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि जो चूंकि वी आर माइनस वी एम, यानी कि ये जो वेक्टर है वो क्या होना चाहिए, ये आपका हो जाना चाहिए माइनस वी एम। समझ में आ रहा है? वी आर माइनस वी एम इज वी आर एम। ये तो वेक्टर डायग्राम ज्योमेट्री वाली जो बात थी उससे हमने इजिली देख लिया। और इस ट्रायंगल से, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमें ये वैल्यू मालूम है और हमें ये एंगल मालूम है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम इजिली बता सकते हैं कि वी एम का मैग्नीट्यूड क्या है। और डायरेक्शन चूंकि ये माइनस वी एम है, यानी कि आदमी को किधर दौड़ना चाहिए, आदमी को इधर दौड़ना चाहिए। अब इसी को कंपोनेंट फॉर्म में भी सोच सकते हैं। इफ द रनिंग मैन हैज टू सी रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली, यानी कि जो वी आर एम का वाई कंपोनेंट है वो 0 है। तो यदि हम कंपोनेंट फॉर्म की बात करेंगे
तो यहां से हम क्या कहेंगे, वी आर एम वाई इज 0, इंप्लाइज दैट वी आर वाई, ठीक है, माइनस वी एम वाई, वाई कंपोनेंट इज 0, वाई कंपोनेंट इज 0। तो यहां पर वी आर एम वाई, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा यहाँ पर इक्वेशन में यदि हम वी आर एम वाई की बात करते हैं, चूंकि वो वर्टिकली नहीं, उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। वाई हमने वर्टिकल एक्सिस ले रहे हैं ना, तो वाई के लॉन्ग तो आना है, वी आर एम एक्स 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, तो मुझे ये रब करना होगा, मुझे ये रब करके यहाँ आना होगा। सो देखिए, वी आर एम वाई की बजाय हमें यहाँ पे एक्स लेना था, फिर मैंने वाई लिख दिया। वी आर एम एक्स इज 0, क्योंकि रेन ड्रॉप्स शुड अपीयर वर्टिकली, तो वर्टिकली तो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 0 होना चाहिए। तो वी आर एम एक्स इज 0, दैट मीन्स वी आर एक्स माइनस वी एम एक्स इज 0। अब यहां से आप देख सकते हैं कि यदि ये वी आर है तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है कितना है, इजिली बता सकते हैं आप। आपने मान लीजिए कि इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना है, इसको वाई एक्सिस माना है, तो वी आर का जो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, वी आर एक्स जो होगा वो हो जाएगा माइनस वी आर साइन 30 माइनस वी एम एक्स इज 0। तो यहां से आपको क्या मिला, वी एम एक्स मिला माइनस ऑफ वी आर बाई 2। अब ये जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो अभी अभी हमने इस ट्रायंगल से भी तो देखा था ना कि ये माइनस वी एम है, तो एक्चुअली वी एम किधर की तरफ है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो माइनस साइन है वो वही बता रहा है। और वी आर का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड लिया है, यदि वी आर की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। सो व्हाट डज दैट मीन, द मैन शुड रन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड so that to see the raindrops falling vertically downwards. So this was the raindrop situation, man situation. थोड़ा फास्ट चल रहा था बिकॉज ऑफ सर्टेन टाइम कंस्ट्रेंट्स, तो आगे से कोशिश करूंगा कि ये टाइम कंस्ट्रेंट्स नहीं रहे। अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आज कवर नहीं हो पाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और जेईई एडवांस में उस पर नहीं भी तो मेरे ख्याल से कम 5-6 क्वेश्चंस तो मुझे याद है कि आई हुई हैं, अच्छी अच्छी क्वेश्चंस आई हुई हैं। और वो होती हैं जब दो बॉडी जो चल रही होती हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती हैं और वो कोलाइड करती हैं, या यदि नहीं कोलाइड करती हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि उनका मिनिमम सेपरेशन क्या है या उनका मैक्सिमम सेपरेशन क्या है, राइट। आपको याद होगा कुछ ऐसी क्वेश्चंस हैं कि भाई ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे देयर आर 3 पर्सन्स एंड दे स्टार्ट रनिंग, each person is running in such a way कि his velocity is directed towards the next person। मतलब A की velocity B की तरफ, B की velocity C की तरफ, C की velocity A की तरफ, where will they meet। तो इन सब में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, velocity of approach, velocity of separation, ये सब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग पार्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, जो कि मैं अलग से किसी क्लास में लूंगा। तो अभी थियरी के हिसाब से तो मैं कहूँगा कि मोरलेस इतना ही है। और यदि मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आज शायद नहीं हो पाएगा, मैं एक काम करूंगा कि उस क्वेश्चन को किसी तरीके से मैं देखता हूं, उसकी लिंक बनाकर मैं शेयर कर दूं आपके कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में, यदि हो जाता है तो, और नहीं तो जल्दी ही हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। इफ़ नॉट इन दिस स्टूडियो फॉर्मेट तो मे बी कि घर से शूट करके कहीं से मैं उसको आपसे डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच।